नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम सीसेट या मैथ्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए विषय यानी नए सब्जेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यानी वो सब्जेक्ट अब हम जो है स्टार्ट करेंगे और उस सब्जेक्ट के अंदर वे टॉपिक को हम टच करेंगे जो हमारी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। हमारी यूपीएससी जो हमसे चाहता है या जो कैंडिडेट से वो चाहता है, जिनको वो सिलेक्ट करना चाहता है, उसमें जो आर्थिक समझ वो जांच करना चाहता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास का आयोजन किया यानी डिजाइन किया। पूरी तरह से हमने क्या करा, डिजाइन करा है कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे और हमारा पाठ्यक्रम जो होगा, हमारा जो सिलेबस होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ये सारी कक्षा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे लिए अर्थशास्त्र या इकोनॉमी, हमारे लिए इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बिना अगर आप चाहे कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था और अगर चाहे कि हम पीटी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर ले, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कठिन होगा। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके आप जो है दूसरे सब्जेक्ट जो आसान है उसको आप चाहें और कर लें, तो मेरे हिसाब से जो है ये चीजें, ये डिसीजन जो है कठिन होगा आपके लिए। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हर छात्र जो यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए जो है इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब हम थोड़ा सा जानते हैं। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का वेटेज प्रीलिम्स में कितना है, प्रीलिम्स में इसका वेटेज कितना है, आप सभी को पता होगा कि एक भारी भरकम वेटेज होता है। हाईएस्ट इसमें जो है 20 से ऊपर सवाल पूछे गए हैं, है या नहीं है। और ओवरऑल कम से कम 15, 16, 17, 18 हर साल जो है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं इकोनॉमिक्स से, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जब हम मेंस देखेंगे तो मेंस में पेपर 3 में पूरा एक सेगमेंट दे रखा है। पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा एक खंड दे रखा है या नहीं है। और उस खंड के अंदर जो है पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी हम सारे सिलेबस को देखेंगे क्या क्या दे रखा है, मेंस में आपको दे रखा है। और इसी मेंस में जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसे के अंदर निबंध में इकोनॉमिक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स का जरूर होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का जरूर होता है। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं यानी साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है, उनके अंतर्गत भी जो है आपको जो है इकोनॉमिक्स जो है आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो है प्रीलिम्स में, मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में, इन सभी में जो है इकोनॉमिक्स की एक अपनी भूमिका है। तो ओवरऑल पूरी यूपीएससी, सीएससी के एग्जाम में है या नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स को हम इग्नोर करके चल नहीं सकते हैं। तो हालांकि अब हम ये बात समझ चुके हैं कि प्रीलिम्स हमारे लिए कितना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में हमारे लिए इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अब आपको पता होगा कि यूपीएससी ने हमें क्या बताया कि क्या पढ़ के आओ इकोनॉमिक्स में। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एक व्यापक विषय है ना, बहुत बड़ा जो है अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय। क्या हमें सभी चीजें पढ़नी है? नहीं, हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है। आपसे बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहता है यूपीएससी। क्या चाहता है? आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी एक आधारभूत समझ जो है आपके अंदर वो चेक करना चाहता है। कौन? यूपीएससी। तो आपको वो टॉपिक नहीं पढ़नी है जो मतलब हमारे काम के नहीं है, हमें वो टॉपिक पढ़नी है जो हमारे काम की है, जो यूपीएससी ने हमें कहा है। तो अगर आप देखा जाए कि सिलेबस उन्होंने क्या बताया है, यानी पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम सिलेबस जो है क्या बताया उन्होंने, तो आप अगर पीटी में देखा जाए, प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में उन्होंने जो है कुछ लाइनें दी है। क्या लाइनें दी है? आपको दिख रहा होगा कि आर्थिक और सामाजिक विकास, बस ये पीटी का सिलेबस है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, बस इतना ही बता रखा है। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है पीटी का। और इसी शब्दों में वो पूरी इकोनॉमी पूछ लेता है, पूरा अर्थव्यवस्था आपसे जो है, सारी अर्थव्यवस्था के सभी कंसेप्ट वो आपसे पूछ लेता है। तो अब इतने बड़े वृहद विषयों को किस तरीके से हमें समझें, किस तरह से हम पढ़े, है या नहीं है, और किस तरह से हम आधार बनाएं, कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा जो आधार होगा ना पढ़ने का, हमारी जो रणनीति होगी, कैसे समझेंगे, तो बहुत आसान है। आप
विगत वर्षों के प्रश्न को उठाइए और उससे समझिए, उनसे ही विश्लेषण किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है कि हमारे मतलब की चीज़ें कहाँ मिलेगी, कहाँ से हम कैसे चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कैसे समझेंगे, वो हमें अपने विगत वर्षों के प्रश्नों से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और उसके बाद अगर मेंस का अगर आप सिलेबस देखें, मेंस का सिलेबस देखें तो वहाँ उन्होंने थोड़ा डिटेल में जो है विस्तार से उन्होंने अपने सिलेबस को जो है डिफाइन किया है। यूपीएससी ने अपने सिलेबस को डिफाइन किया है और उन्होंने क्या बोला है वो आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, ये पहला टॉपिक है ना, पहली लाइन आप देख रहे होंगे कि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, विकास, वृद्धि से संबंधित मुद्दे और रोजगार, ये है। और दूसरा समावेशी विकास और इनसे उत्पन्न मुद्दे। तीसरा है सरकारी बजट। चौथा है प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार और सिंचाई प्रणालियां, भंडारण, परिवहन और कृषि उपज का विपणन एवं मुद्दे से संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता की प्रौद्योगिकी। पूरा का पूरा आपसे जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर पूछ लिया, कृषि क्षेत्र, इस लाइन में, इस पॉइंट में। अब चौथा अब आप जो है पांचवा देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, पीडीएस और उनके उद्देश्य, कार्य प्रणाली, सीमाएं है ना, कमियां, सीमाएं क्या है, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का अर्थशास्त्र। देखिए कृषि क्षेत्र से कितना डिटेल में उन्होंने बताया कि ये सभी आपको पता होनी चाहिए और इनसे जुड़े हुए सभी विषय आपका क्लियर होना चाहिए। ये इस लाइन में जो है आपको क्लियर किया गया है। फिर उसके बाद जो है उद्योग पे आ गया है वो, भारत में खाद्य प्रसंस्करण है ना, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग है ना, और उसके बाद कार्य क्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सभी जो है आपका जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, उनसे संबंधित सारे विषय पे उन्होंने जो है एक अलग से लाइन दी है। तो अब आपके लिए जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ना कितना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भारत में भूमि सुधार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में भूमि सुधार है या नहीं, एक अलग से इन्होंने जो है टॉपिक लिख करके दिया, मेंशन करके दिया, जहां उन्होंने पीटी में कुछ शब्दों में पूरा सिलेबस को डिफाइन किया है पीटी का प्रीलिम्स का, तो वहां अलग से मेंस में एक टॉपिक दे रखा है भूमि सुधार, जो आपको पढ़ना कितना आपकी समझ होनी चाहिए। हालांकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना, लोक सेवक बनने जा रहे हैं, तो आपको भारत के भूमि सुधार के बारे में तो पता होनी चाहिए कि हमारे भारत में जो है भूमि से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में तो यूपीएससी आपसे जानेगा और अलग से उन्होंने जो है इस टॉपिक पे महत्व दिया और लिख करके दिया है। फिर उनके बाद उन्होंने बताया है अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव। तो आपको पता ही होगा 1991 के अंदर 1991 में भारत ने जो है एलपीजी अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें जो एक टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उस उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित जो है उन्होंने एक लाइन जो है इनके उन्होंने मेंशन किया है कि अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के क्या प्रभाव होंगे उन्होंने दिया। फिर औद्योगिक नीति में परिवर्तन हमने किया है 1956 के बाद, जो है 56 में जो है हमने औद्योगिक नीति बनाई थी और उसके बाद उनमें हमने क्या क्या परिवर्तन किया है, उससे संबंधित जो है इन्होंने अलग से टॉपिक मेंशन किया है। फिर उसके बाद औद्योगिक विकास हमारे देश में किस तरह से हुआ है ना, वो हमें पढ़ना है, उनके प्रभाव पढ़ने हैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे देश को, उन विषयों के बारे में आपकी समझ यूपीएससी जानना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पूरी क्लियर होनी चाहिए है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी तैयारी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लें। जो उन्होंने अलग से बिल्कुल क्लियर आपके सामने है, ये पढ़ना है, आप में ये पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है या नहीं है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप देख रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी आगे आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना है ना, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा है, बंदरगाह है, सड़क है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे हैं, ये सभी जो है आपकी बुनियादी ढांचाएं, इनके विषय में आपके पास जो है एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी समझ होनी चाहिए है ना, कहाँ है, क्या समस्या है, क्या इनके समाधान हो सकते हैं, क्या हो रहा है, ये सारी विषय जो है हम इनमें पढ़ेंगे। और आखिरी है आपका निवेश मॉडल। टोटल आप देखिएगा तो 10 टॉपिक जो है इन्होंने दे रखे हैं, कितने हैं, 10 टॉपिक जो है, 10 टॉपिक में उन्होंने जो है पूरे ओवरऑल पूरी इंडियन इकोनॉमी को जो है उन्होंने डिफाइन करने की एक पाठ्यक्रम में एक अच्छी पहल की है। बहुत अच्छा है कि डिटेल सिलेबस है किसके अंदर, मेंस में।
तो भैया मेंस तो तभी निकलता है जब पीटी निकलता है। पीटी हम पास करेंगे, प्रीलिम्स पास करेंगे, तभी तो मेंस में जाएंगे। तो क्या अलग से पीटी और मेंस के अलग अलग, मैं इनका समर्थन नहीं हूं। तैयारी आपकी जो है, तैयारी आपकी एक पूरी एक समझ के साथ होनी चाहिए, सबको जोड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो है स्पेसिफिक पीटी के लिए अलग से टॉपिक पूछता है, मेंस के लिए अलग से टॉपिक, ऐसा नहीं है। जो मेंस के टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न पीटी में बनाए गए, जो पीटी के टॉपिक है, जो माने जाते हैं कि ये पीटी का टॉपिक है। हालांकि यूपीएससी ने ऐसा कोई नहीं घोषणा नहीं करी कि हम पीटी में ये टॉपिक पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने बस ये कुछ लाइन दे रखी है प्रीलिम से संबंधित, उन्हीं पे उन्होंने बातें कर रखी है। तो अब आपको ये समझना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पीटी में नहीं है वो मेंस में नहीं पूछा जाएगा, जो मेंस में वो पीटी में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमारी तैयारी होनी चाहिए एक समझ के साथ, है ना, कि हमें मेंस के जहां टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां देखेंगे कि कहां जो है पीटी में इनकी जरूरत है या नहीं है। जो पीटी के टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो हम देखेंगे मेंस में यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है। ये सब कैसे आप अंदाजा लगाएंगे, कैसे हम समझेंगे कि यहां से ऐसे हो रहा है, विगत वर्ष के प्रश्न, ये आपका निर्धारण करेगा, है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमिक्स, जिसे आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो ये आपके हो गई पाठ्यक्रम, है ना। पाठ्यक्रम किस तरीके से जो है हमें समझना है। तो क्या सर हम पढ़ेंगे कैसे, है ना, इस पाठ्यक्रम के आधार पे हम पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने जो है इन सबको ध्यान में रखते हुए इनको इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक में डिवाइड किया है। सभी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक खाका तैयार किया है कि भाई ये सारी टॉपिक हमें पढ़नी है, कि ओवरऑल सारा सिलेबस उसके अंदर समाहित हो जाए। तो वो देखिए, वो टॉपिक क्या है। सबसे पहले हमें कौन कौन से विषय को पढ़ने हैं, कौन कौन से विषय यानी टॉपिक पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधारभूत समझ। आधारभूत आपकी समझ होनी चाहिए इकोनॉमिक्स पे, है ना। आधारभूत यानी आपकी जो है आधारभूत अवधारणा, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला तो हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय, है ना, इसी के अंदर जीडीपी, जीएनपी, है ना, एनएनपी, सभी इसमें सारे कंसेप्ट इसी में आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद है आपका मुद्रा और मुद्रास्फीति, है ना, महंगाई, इसी के अंतर्गत हमने एक नया टॉपिक इसी में पढ़ना है पूरा। और उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे भारत की बैंकिंग प्रणाली, भारत की बैंकिंग प्रणाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम आरबीआई को पढ़ लेंगे। इसी के अंतर्गत भारत के सभी प्रकार के बैंक, है ना, उनसे संबंधित सभी विषय हम पढ़ेंगे। एनपीए की समस्या, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, इनकी समस्या, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। फिर पांचवा टॉपिक है ना, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, है ना, इसी के अंदर आप सेबी के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर आप शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सब इन्हीं के अंतर्गत जो है आपका हो गया, है ना। छठा है आपका वो है, छठा टॉपिक है आपका जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विनिमय दर। उससे पहले हम जो है विनिमय दर से पहले बजट एवं कर प्रणाली हम देख लेंगे। बजट और कर प्रणाली, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जरूर नोट करेंगे, है ना। और उसके बाद सातवीं टॉपिक हम पढ़ेंगे विनिमय दर, है ना, एक्सचेंज रेट जिसे बोला जाता है। आठवीं टॉपिक हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन, ठीक है या नहीं है। और उसके बाद जो है नौवा, है ना, बजटी में भारत की राजकोषीय नीति वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएगी, भुगतान संतुलन। फिर नौवा टॉपिक हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल यूपीएससी यहाँ से पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया होगा, है ना। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नौवा टॉपिक हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपका टॉपिक है। फिर 10वां टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। और
प्री, मेंस, जितने टॉपिक हो सकती है ना, उनको ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक हम यहाँ पढ़ लेंगे। कृषि एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम पढ़ लेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा, इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये अलग टॉपिक है ना, इसी के अंदर सारा हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा इससे संबंधित ये अलग से हम पढ़ लेंगे। पीडीएस प्रणाली इसी में पढ़ लेंगे, है ना, एमएसपी इसी में पढ़ लेंगे, और भी बहुत सारे भूमि सुधार इसी के अंदर हम पढ़ सकते हैं, है ना। कृषि क्षेत्र में मिलाकर के और ओवरऑल सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सारी चीज़ें। 11वां है औद्योगिक क्षेत्र, है ना, उद्योग। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पीटी में पूछे गए, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद 12वां टॉपिक है गरीबी, है ना। 13वां टॉपिक है बेरोजगारी, है ना, ये टॉपिक पढ़ेंगे। 14वां टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, योजना, प्लानिंग, योजना या नियोजन, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर पढ़ लेंगे। नीति आयोग, योजना आयोग, सब इसी में आ जाता है ना। जितने भी प्लानिंग 1950 के बाद से लेकर के 2015 तक, है ना, हमारे जितना भी प्लानिंग हुआ था वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा आपका अवसंरचना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टॉपिक। आधारभूत जो है आधारभूत अवसंरचना, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 16वां टॉपिक है, वो है हमारा निवेश मॉडल। तकरीबन ये जो है टॉपिक है आपके, जिसे आप नोट करेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यही सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती है और पूछी जाती रहेंगी, है या नहीं है। सारी टॉपिक है, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। कि आधारभूत समझ यानी आधारभूत अवधारणा, है ना, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय, मुद्रा और मुद्रास्फीति, भारत की बैंकिंग प्रणाली, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीटी का, है ना। भारत की बैंकिंग प्रणाली, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की बैंकिंग प्रणाली से। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बनता है तो वो यहां से बनता है ना। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद पूंजी बाजार, 2020 के बाद से यूपीएससी यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लगातार प्रश्न बना रहा है ना। 2024 में भी यहीं से प्रश्न बनाए, 23 में भी बनाए, 22 में भी बनाए, तो लगातार यूपीएससी इस बात को ध्यान रख रहा है नहीं। अब हमारा देश, है ना, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इतनी अब जो है तीसरी इकोनॉमी यानी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो वो तो चाहेगा कि जो सिविल सेवक बन रहा है, लोक सेवक बन रहा है, तो उनको अपने जो है भारत के जो है पूंजी बाजार के बारे में तो पता होनी चाहिए। वो तो जरूर है, जाहिर सी बात, वो चेक करेगा ही। बजट और कर प्रणाली, ये भी पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भुगतान संतुलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने, है ना, मुद्रा और मुद्रास्फीति, इन सब टॉपिक से पीटी में ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं, है ना। भारत की बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा मुद्रास्फीति, पूंजी बाजार, बजट, भुगतान संतुलन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो मैंने सारे टॉपिक लिखवाए हैं इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, यहाँ से भी पूछे हैं, सबसे पूछे हैं। लेकिन जो मैंने जिन पे मैंने रेड साइन लगाए हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत पकड़ मजबूत होनी चाहिए, है या नहीं है। तो हमारी तैयारी जो है ऐसे रहेगी। इन सब टॉपिक पे जो है हम चर्चा करेंगे, इन सब विषयों पे जो है हम चर्चा करेंगे, है ना, हमारे पाठ्यक्रम में। ये सारी टॉपिक है, जरूर है कि आप इसको नोट कर लिया होगा, है या नहीं। अगर नहीं किया होगा कोई बात नहीं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, है ना, एक मामले से। अब उसके बाद हम ये ध्यान रखते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, है या नहीं। ये सारी टॉपिक को कवर हम कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है कवर करने का। सबसे पहले ये जो सभी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हर टॉपिक का एक आधारभूत समझ आपके अंदर होना चाहिए। आधारभूत समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता होना चाहिए, है ना। फिर उनसे जुड़ी हुई कंसेप्ट, अवधारणा, वो क्लियर होना चाहिए। फिर आपका कुछ फैक्ट होगा, फैक्ट, है ना, और उसके बाद कुछ डेटा, है ना। अगर आप किसी भी चीज का विश्लेषण करेंगे, किसी भी टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, तो बिना फैक्ट और आंकड़े के आधार पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो अपनी बात अगर आप कहते हैं तो किस आधार पे कहते हैं बताइए। या निबंध भी लिखते हैं तो आपके पास कुछ आंकड़े होने चाहिए, है ना, या तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए, है ना, हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए। वो सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि आप पुराना डेटा लगा करके आप विश्लेषण कर रहे हैं, नहीं। जो करंट में जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, है या नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक करंट तक हमारे पास फैक्ट यानी तथ्य
और आंकड़े यानी डेटा होंगे, उनके आधार पे हम टॉपिक को समझेंगे। यानी कि मैं आपको जो है पुराने डेटा के हिसाब से मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, जहां हमें तुलना करनी हो तो पुराने डेटा लिए जाएंगे और नए डेटा से तुलना करके हम जो है विश्लेषण करते हैं। हालांकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स डायनामिक भी है और स्टैटिक्स भी है ना, स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बाकी तो करंट है ना। पीटी में करंट से सवाल बनता है ज्यादातर, ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर से सवाल ज्यादातर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि स्टैटिक से नहीं पूछता है, पोर्शन वहां से भी बहुत ज्यादा जो है स्टैटिक पोर्शन से भी जो है प्रश्न बनते हैं और उन्हीं को मिला करके करंट को ध्यान में रख करके यूपीएससी आपके स्टैटिक पोर्शन पे जो है स्टैटिक एरिया पे जो है वहां से प्रश्न बनाता है या नहीं है। तो उनको हम ध्यान में रख करके आगे हम अपनी पढ़ाई करेंगे। बार बार बता रहा हूं, आधारभूत समझ, अवधारणा, कंसेप्ट, कुछ फैक्ट, कुछ आंकड़े। फैक्ट और आंकड़े वे होंगे जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। उन्हीं फैक्ट और आंकड़े के आधार पर हम टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और अपने अंदर एक आधारभूत समझ पैदा करेंगे। किससे संबंधित? अर्थशास्त्र से संबंधित, है या नहीं है? क्लियर हो रहा है? तो उसके बाद जो है कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उस टॉपिक का एक इंडेक्स बनाएंगे कि भैया इस टॉपिक के अंदर जो है मैं ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, इस सारे टॉपिक पर नहीं है या नहीं। कुछ एक अगर छूट जाती है तो अगली क्लास में मैं बोल दूंगा कि भैया ये चीजें जो है छूट जाएंगी, है ना, छूट गई थी, उसमें मैं अगली क्लास में जरूर मेंशन कर दूंगा, है या नहीं है। तो हम पहले इंडेक्स बनाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सबका पहले इंडेक्स तैयार कर लेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताता चलूंगा कि इस साल जो है या पिछले साल या उसके पिछले साल, है ना, हालिया घटनाक्रम में 2 या 3 साल में कौन कौन सी जो है आर्थिक क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम हुई है, करंट को ध्यान में रखते, करंट इशू को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को जारी रखेंगे। करंट इशू को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास करेंगे, है ना, यानी कि पूरा का पूरा जो है करंट बेस ये सारी क्लास होगी, लेकिन स्टैटिक पे फोकस रहेगा और करंट को मिला करके हम अपने पूरे इकोनॉमिक के जो है सेगमेंट को, अर्थव्यवस्था के सेगमेंट को जो है अर्थव्यवस्था के खंड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, ये तो मेरी तरफ से रहा। बस आप क्या करेंगे, आपसे बस इतना ही विनती है कि आप ध्यानपूर्वक क्लास देखेंगे और जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट करेंगे और लगातार जो है, अब देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो जरूर आपके अंदर जो है एक विषय जो इकोनॉमिक्स है वो पक्ष आपका जो है हमेशा मजबूत रहेगा। कहीं पे भी रहिएगा, किसी भी विषय में आपका जो है आपका इकोनॉमिक्स जो है सबसे मजबूत पक्ष बन करके उभरेगा। ऐसा मेरा जो है आपसे एक छोटा सा जो है वादा है आपसे, छोटा सा क्या, एक वादा है आपसे, मेरा एक वादा है कि इकोनॉमिक्स पक्ष जो है, इकोनॉमिक जो है आपका इकोनॉमिक्स, वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। तो अब हम देखते हैं आधारभूत समझ, आधारभूत अवधारणा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। आधारभूत अवधारणा के अंदर, है ना, बुनियादी समझ जो है आपके बेसिक कंसेप्ट में कौन कौन सी हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र क्या है, पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित परिभाषाएं, इनसे संबंधित प्रमुख, है ना, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि सभी परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमें जानना ही चाहिए, है ना, परिभाषाएं, वो हम इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं, 2 शाखाएं हैं, है ना, जो आपको जाननी ही चाहिए। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। एक क्या है आपका, एक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद तीसरी टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, अर्थव्यवस्था क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर चौथी टॉपिक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवी टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं,
अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं वे हम पढ़ेंगे। सभी प्रकार हो जाते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है वो हम पढ़ेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी के अंदर देख लेंगे, है ना। और भी जो है आपका बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ये सब इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, है ना। नीली अर्थव्यवस्था, उसके बाद ग्रे अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद जो है आपका नीली हो गई, ग्रे हो गया, फिर उसके बाद अभी जो है नया ट्रेंड चल रहा है और वो क्या है, गिग अर्थव्यवस्था, गिग इकोनॉमी, है ना। ये सब यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद छायादार अर्थव्यवस्था, छायादार अर्थव्यवस्था, ये सब यहाँ हम पढ़ेंगे। आप आई होप नोट कर रहे होंगे सारी चीज़ें। और भी ये जो है विकास के आधार पे आप पढ़ लेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, सब हम यहाँ नोट कर लेंगे, देख लेंगे। फिर उसके बाद छठा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसके अंदर सभी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जितने भी होते हैं ना, वो सारे क्षेत्र हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। संगठित, असंगठित, जितने भी क्षेत्र होते हैं वे सभी क्षेत्र जो है हम इसी के अंतर्गत कवर करेंगे। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के जो है अगर आप क्षेत्र पढ़ लेते हैं तो सातवीं टॉपिक आपकी बच जाती है, और वो है आय का चक्रीय प्रवाह। ये हम यहाँ नोट कर लेंगे, है या नहीं। कुल इतनी टॉपिक है जो आपको बेसिक के अंदर जो है जाननी ही चाहिए, और अगर कुछ छूट गया हो तो मैं बाद में उसमें ऐड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। बाकी इतनी तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, है ना। आधारभूत समझ में इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। क्या है अर्थशास्त्र, क्या है, इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वे हम पढ़ेंगे, है ना। फिर अर्थशास्त्र की शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, वे क्या है वे पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध क्या है वो हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, बंद, खुली, नीली, ग्रे, गिग अर्थव्यवस्था, छायादार अर्थव्यवस्था, ये सभी हम इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र पढ़ेंगे, है या नहीं है। फिर आय का चक्रीय प्रवाह, छोटा सा टॉपिक है, बेसिक है, जो हमें जानना ही चाहिए, वे सब जो है हम इनके अंतर्गत कवर करेंगे, है या नहीं है। तो अब ये आप जरूर नोट करेंगे। आज हमारा जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है कि हम कहाँ तक अपनी पढ़ाई को आज जो है हमारा एजेंडा है, तो आज हम ये सेगमेंट तो खत्म, ये जो है पहला और दूसरा यहाँ तक तो आज पढ़ेंगे, है ना। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, तो बिना पढ़े तो चले नहीं जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो नया हम जरूर सीखेंगे, है या नहीं है। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी। आप बस ध्यानपूर्वक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा, है या नहीं है। इतना मेरा आपसे जो है वादा है कि कुछ जरूर आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आप पहले पढ़ रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे हैं तो आपका बेस यहाँ से मजबूत हो जाएगा, है या नहीं है। ये आप जरूर नोट करिएगा। और बहुत आसान शब्दों में, ये नहीं कि हम भारी भरकम शब्दों का यूज करेंगे, है ना। भारी भरकम शब्दों का यूज करेंगे ऐसा मुझे ना आता भाई, ना मैं ऐसा करता हूं। वो बेसिक जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए जो जो शब्द हमें, जिन शब्दों की आवश्यकता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था के कठिन शब्द यूज करके, प्रयोग करके मैं आपको डरा दूं, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है या नहीं। अगर डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो आसान सा, जो आपको इजी समझ में आ जानी चाहिए। और यूपीएससी भी यही चाहता है, यूपीएससी भी यही चाहता है कि ऐसे छात्र आए जो आसान शब्दों में अपनी बात को जो है कहना जानता हो, आसान शब्दों में नहीं, कम शब्दों में अच्छी बातें करना जानता हो, ऐसे ही कैंडिडेट की तलाश है उनको। और इसलिए उन्होंने जो है इतनी बेहतरीन जो है परीक्षा की व्यवस्था उन्होंने बनाई है ना। तो वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आज से अपनी क्लास की आगाज कर रहे हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कि अर्थशास्त्र क्या है, पहला यहीं से शुरू करते हैं, है या नहीं। अर्थशास्त्र क्या है, पहला सवाल, अर्थशास्त्र क्या है, क्या होता है अर्थशास्त्र। इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, क्या होता है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है या नहीं है।
इस विषय की शुरुआत कब से मानी गई, कब से यह विषय शुरू हुआ? तो भैया जब से मानव इस धरती पे आया, जब से मानव इस धरती पे आया, तब से ही अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत हो गई, तब से ही अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत हो गई। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन, स्टडी, है या नहीं? अध्ययन। तो अर्थ मतलब धन, है ना? धन का अध्ययन, धन का अध्ययन, है ना? तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर इसको कहा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी कमी किस चीज की है और हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? हमारे पास सबसे ज्यादा है हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी इच्छाएं जो असीमित है। हमारी आवश्यकताएं जो है, इच्छाएं जो है असीमित, अनलिमिटेड है। लेकिन हमारी जो है संसाधन जो है वो दुर्लभ है, दुर्लभ यानी सीमित है। संसाधन क्या है? संसाधन हमारे पास सीमित है। संसाधन क्या है? हमारे पास सीमित है। और उसके बाद जो हमारी आवश्यकताएं हैं वे असीमित है। आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। और ये सीमित और असीमित के बीच में जो एडजस्टमेंट है, उन चीजों का एडजस्टमेंट का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है कि यदि आप मान लीजिए कि आज आपका बर्थडे है ना, आज आपका बर्थडे है और आपको अपने बहुत सारे दोस्तों को पार्टी देनी है। आज आपका बर्थडे है और बहुत सारे दोस्तों को आपको पार्टी देनी है, लेकिन आपके पास इस वक्त इस समय आय के कोई भी साधन नहीं है। आप यानी कि आपके पास आय कहां से आएगा, इनकम कहां से आएगा? आपके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है। तो आप इसके लिए निर्भर है, किस पे निर्भर है? तो अपने पेरेंट्स पे निर्भर है। तो आप अपने घर गए और अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी जी मुझे मेरा आज बर्थडे है और अपने दोस्तों को पार्टी देनी है या नहीं है? और पार्टी देनी है तो उसके लिए जो है आपकी मम्मी ने कहा कि भैया बेटा मेरे पास तो 1000 ही रुपए अगर लेना है, तो इसमें अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो तो ये ले लो। अब उनके पास क्या हो गया? संसाधन क्या हो गया? सीमित हो गया। क्या अब उनके पास जो है मात्र 1000 रुपए, मात्र क्या है? मात्र 1000 रुपए है। अब उस 1000 रुपए के अंतर्गत अब उनकी इच्छाएं तो असीमित है ना, ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ का जाना है, वहां जाना है, यहाँ घूमना है, ये मूवी देखना है, वो मूवी देखना है, ये केक काटना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इसमें शामिल हो जाती है। तो अब वहां से वो एक निर्णय की स्थिति में आ जाएगा जिसे कहा जाता है आर्थिक निर्णय। अब वो निर्णय की स्थिति में आ जाएगा और निर्णय की स्थिति में आने के बाद वो अब डिसीजन लेगा कि मैं इस सीमित संसाधन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूं। यानी मेरी जो असीमित आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी इच्छाओं को पूरा करूं, कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करूं ताकि मेरी सीमित संसाधन में यानी दुर्लभ संसाधनों के अंतर्गत, दुर्लभ संसाधनों में मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और मैं बेहतर से बेहतर अपने आप को महसूस करूं, है ना, और संतुष्टि प्राप्त कर सकूं। है या नहीं है कि सीमित संसाधन में 1000 रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन हमारे कुछ दोस्त तो खुश हो गए, बाकी कुछ मित्र जो है वो नाराज हो गए। तो अब आप उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, यानी अब आप उसके बीच में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसी एडजस्टमेंट का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन्हीं का अध्ययन, इन्हीं की स्टडी आप किसके अंदर करते हैं? इन्हीं का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी आय है 15,000 रुपए। कितनी आय है? 15,000 रुपए हैं। और 15,000 रुपए में उसको क्या क्या देखना है? तो जो है सबसे पहला उनका होगा घर का खर्च, है ना, रोटी कपड़ा मकान होगा, बच्चों की शिक्षा उनको भी देखनी है, स्कूल की फीस भरनी है ना, और उसके बाद स्वास्थ्य, दवाइयाँ, इन पे खर्च करनी है, हॉस्पिटल की फीस भरनी है, और वो जो है मनोरंजन को भी देखेगा, कुछ बचत भी करेगा, है या नहीं है, फ्यूचर के लिए। ये सारी जो है वो सारा इनका क्या है? ये सारी उनकी जो है खर्च है और इन खर्च को उनको सीमित संसाधन यानी मात्र 15,000 रुपए में पूरा करना है। तो अब इस सीमित संसाधन से वह अपने आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकता को, इच्छाएं तो बहुत सारी होती है ना। एक 15,000 का व्यक्ति अपनी उतनी सारी इच्छाओं को नहीं पालेगा, वे उन इच्छाओं को पालेगा जिनके उतनी संसाधन है नहीं है। जितना उनके पास संसाधन है उन संसाधनों को ध्यान में रख करके अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करेगा। अगर इसमें वो डगमगाया तो कर्ज में डूबेगा।
यही है ना। लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं? कर्ज में क्यों डूब जाते हैं बताइए? कर्ज क्यों आ जाती है? क्योंकि वो अपने आय और खर्च के बीच में सही से सही से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तो क्या हो जाता है? कर्ज का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? कर्ज का शिकार हो जाता है। तो कर्ज जैसी समस्याएं नहीं हो तो उनका समाधान जो है अर्थशास्त्र आपको देता है। यानी अर्थशास्त्र क्या करता है? आपकी जो है सीमित संसाधन की जो समस्या है, सीमित संसाधनों की जो समस्या है, उसको उनका समाधान ढूंढने का हल कौन विषय देता है? वो अर्थशास्त्र देता है। वो देश क्या करता है? वो क्या करता है? अर्थशास्त्र उसको देता है। अब सरकार के स्तर पे अगर आप सोचेंगे, सरकार के स्तर पे अगर आप सोचेंगे तो सरकार को आय का साधन है क्या? कर। लेकिन सरकार भी तो खर्च करती है। सरकार आपको सब्सिडी देती है, सरकार आपकी सब्सिडी देती है, सार्वजनिक खर्च करती है या नहीं? देश की सुरक्षा करती है। अब इन सब खर्चों को वो पूरा कहां से करेगा? जो उनके पास सीमित संसाधन कर है या और भी दूसरे रास्ते हैं, वहां से वो पूरा करने की कोशिश करेगा। वो हर चीज को देखेगा, रक्षा को भी देखेगा, डिफेंस भी देखेगा, और लोग मतलब जो है सार्वजनिक खर्चे जो भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कोशिश करेगा तैयार करेगा। लेकिन जो भी डिसीजन लेगा अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रख करके जो है वो सारे निर्णय लेंगे, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो या एक व्यक्ति के स्तर पे हो। इन सभी का अध्ययन एक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। बस आपको दो वर्ड याद रखनी है, दो शब्द आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास सीमित संसाधन है और मेरी आवश्यकताएं असीमित है। मैं इन अपनी कौन सी ऐसी आवश्यकताओं को अपने सीमित संसाधनों से पूरा कर सकूं, और ताकि मुझे क्या हो सके? बेहतर से बेहतर संतुष्टि प्राप्त हो सके। इन्हीं का जो है अध्ययन कहाँ किया जाता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। बस यही है अर्थशास्त्र, है या नहीं है? ये तो हम आज समझ रहे हैं ना, ये तो हम आज समझ रहे हैं। जब इसकी परिभाषाएं कैसे बनाएंगे? अब कोई भी चीज एक बार में विकसित नहीं हो जाती है। आज जो आप जो वर्जन का लैपटॉप मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या वो पहली बार आपको वैसे ही मिली थी? भैया इतने मोटे मोटे जो है इतने डब्बे टाइप के फोन होते थे, आज बेहतरीन क्वालिटी के स्मार्टफोन है। ऐसे आ गया धीरे 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 धीरे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे जनरेशन आए, तब जाकर के आज बेहतरीन क्वालिटी का आपके पास मिल रहा है। तो वैसे ही ये विषय अर्थशास्त्र जो है ऐसे ही विकसित हुआ है। अर्थशास्त्र क्या हुआ है? ऐसे ही विकसित हुआ है। अर्थशास्त्र ऐसे ही विकसित हुआ है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देने का एक सबसे बेहतरीन प्रयास 1776 में, कब? 1776 में एक व्यक्ति हुए, उसका नाम है एडम स्मिथ। इसे फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र के पिता। यानी एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? कि यही एक व्यक्ति है जिसने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की एक अच्छी कोशिश करी, है या नहीं है? अभी हम देखते हैं कि उन्होंने जो है क्या परिभाषाएं दी, एडम स्मिथ साहब ने क्या परिभाषाएं दी। तो आप सुनिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं दी, तो उनकी जो डेफिनेशन है ना, जो है डेफिनेशन है उनकी, वो डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन उन्होंने दी थी, है या नहीं है? तो उन्होंने डेफिनेशन दिया था, वो है इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं और आपको इसी में करना है। An inquiry into the nature and causes of wealth of nation। ये उन्होंने परिभाषाएं दी थी पहली बार, और इस परिभाषा के अंदर उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को धन के साथ जोड़ा। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। किसने कहा? पहली बार किसी व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को धन के साथ जोड़ा, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। और अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ साहब ने किनके साथ जोड़ दिया? धन के साथ जोड़ दिया। पहली बार एक अच्छी प्रयास था, पहली बार कोशिश हुई कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की एक कोशिश की गई, है या नहीं है? परिभाषित करने की कोशिश की गई, है ना? किसके द्वारा किया गया? तो जो है वो किया गया है एडम स्मिथ के द्वारा, और उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अगर आप इसके परिभाषाओं को गौर से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी
उन्होंने जो है कहा अपने परिभाषाओं में, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के साथ तो जोड़ा, लेकिन उन्होंने जो लाइन बोली, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करो। मतलब अगर तुम्हारा देश गरीब है, बेरोजगार है, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, गरीबी है, बेरोजगारी दर ज्यादा है, भुखमरी है, तो इनका सबसे बड़ा कारण है कि आपका देश धनी देश नहीं है। आपका देश धनी देश नहीं है। धन की कमी के कारण गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये सारी जो समस्याएं है ना, इनका सबसे बेहतरीन समाधान है और वो समाधान है धन। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को किनके साथ जोड़ा? उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के साथ जोड़ा। किसने? एडम स्मिथ साहब ने। अगर आप इनके परिभाषा में देखिए तो उन्होंने कहा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करो और धन पैदा करो। अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करो और धन पैदा करो। यानी अगर आपको जो है संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, तो नेचर में जाओ, वहां मिलेगा, वहां से धन इकट्ठा करो और इकट्ठा करके संपत्ति बनाओ। जितना आपके देश में संपत्ति होगा, आपके देश में जितना वेल्थ ऑफ नेशन, जितना आपका देश संपत्ति अर्जित करेगा, आपके देश के अंदर उतनी ही कम गरीबी होगी, उतनी ही कम बेरोजगारी होगी और उतना ही कम भुखमरी होगी। इनके परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आप जाइए नेचर से लीजिए, नेचर में आपका जो है धन छुपा हुआ है, वहां से निकालिए, वहां से जितना धन निकाल सकते हैं उनका जो है धन निकालिए और धन निकालने के बाद अपने देश की समस्याओं को कम करिए या अपने देश की समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश करिए। परिभाषाएं तो अच्छी थी, प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन इनके डेफिनेशन में बहुत सारी कमियां देखी गई। क्या देखी गई? इनके डेफिनेशन के अंतर्गत बहुत सारी कमियां देखी गई। क्या कमियां थी? इनकी आलोचनाएं हुई। आगे चल करके अगर देखा जाए तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि एडम स्मिथ की परिभाषा में सबसे अच्छी बात क्या थी, कि पहली बार किसी व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को धन के साथ जोड़ा, है ना, परिभाषित करने की कोशिश करी। और दूसरी बात, अर्थशास्त्र को उन्होंने जो है धन के साथ जोड़ा और एक अच्छा प्रयास किया। ये इनकी जो है एक जो है खूबियां थी। लेकिन अगर आलोचनाएं देखिए तो वो कम नहीं है। आलोचनाएं देखिए तो वो कम नहीं है। आलोचनाएं क्या है कि इस परिभाषा के अंतर्गत धन की तो बात हो रही है, धनी लोगों की भी बात हो रही है, लेकिन जिनके पास धन नहीं है, आपके परिभाषाओं में आपने उनको शामिल नहीं किया। आपने अपनी परिभाषाओं में उनको शामिल नहीं हुआ। आपकी परिभाषा स्पष्ट है कि आपका परिभाषा जो है असमानताओं को, किसको? असमानताओं को क्या कर रहा है? असमानताओं को बना रहा है, असमानताओं को फैला रहा है। यानी अमीर और गरीब के बीच में एक खाई बना रहा है। अमीर और गरीब के बीच में क्या बना रहा है? एक खाई बना रहा है। आपकी परिभाषाओं से साफ स्पष्ट है कि आप धन की तो बात कर रहे हैं, धनी लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है, आपकी परिभाषा में उनको आपने शामिल नहीं किया। आपने अपनी परिभाषाओं में केवल भौतिक पहलुओं को ध्यान दिया। किसको ध्यान दिया? भौतिक पहलुओं को ध्यान दिया। भौतिक पहलुओं को ध्यान दिया। अब भौतिक पहलुओं को ध्यान नहीं दिया। सर ये बताओ, ये भौतिक पहलुएं क्या होती है? भौतिक चीजें क्या होती हैं? यानी वे चीजें, जितने भी वस्तुएं हैं, सारी भौतिक चीजें हैं। अब भौतिक यानी डॉक्टर की सेवाएं, पुलिस की सेवाएं, टीचिंग जो मैं आपको दे रहा हूं, है ना, इनकी सेवाएं आपने इनको इग्नोर कर दिया। वकील की सेवाओं को इग्नोर कर दिया। ये भी तो एक सेवाएं हैं, ये भी तो एक एक्टिविटीज है, ये भी तो एक जो है आर्थिक क्रिया है, इनसे भी तो धन सृजन होता है, लेकिन आपने अपनी परिभाषा में इनका इग्नोर किया। तो इस कारण जो है, अगर आप देखा जाए तो धन, यानी अगर एडम स्मिथ की परिभाषाओं में क्या कमी है कि इनकी परिभाषाओं में इन्होंने जो है धन की बात करी, धनी लोगों की बात करी, लेकिन गरीब लोगों की बात नहीं करी, है ना। यानी आपने कहा है कि आपने गरीब लोगों की बात करी, आपने भौतिक पहलुओं की बात करी, आप भौतिक पहलुओं की बात नहीं करी। आपकी परिभाषाओं से साफ स्पष्ट नजर आता है कि आपने अराजकताओं को बढ़ाने का जो है मौका दिया। अब क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये होता है कि आपकी परिभाषाओं से आपने जो है कहा कि सिर्फ धन जो है, धन पैदा करो, चाहे जैसे भी धन, किसी का शोषण करना पड़े आप शोषण करो और धन पैदा करो, किसी को लूटना पड़े लूट करके धन पैदा करो, संपत्ति को लूटना है लूट करके धन पैदा करो, प्रकृति का जितना नाश करना है नाश करो, लेकिन धन पैदा करो और अपने देश को तरक्की की ओर ले जाओ और अपने देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, मुफलिसी को दूर करो। लेकिन आपने ये तो बात करी कि इनसे कुछ ही लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन जिस समय आपने ये परिभाषाएं दी उस समय गरीबी भयंकर रूप से दी। तो आपके डेफिनेशन से शोषण की नीति बहुत तेजी से आगे बढ़ी।
शोषण की नीति बहुत तेजी से क्या हुआ, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ये इनकी परिभाषाओं से साफ स्पष्ट नजर आता है। तो इन्हीं को देखते हुए आपकी परिभाषाओं में किनकी बात नहीं की गई है, आपकी परिभाषाओं में ह्यूमन वेलफेयर, कल्याण की बात नहीं की गई है। किसकी बात नहीं की गई है, कल्याण की बात नहीं की गई है। तो 3 इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि धनी लोगों की बात की गई है, जिनके पास धन नहीं है उनकी बात नहीं करा, केवल भौतिक पहलुओं की बात करी आपने। आपके परिभाषाओं में कल्याण की तो कोई बात ही नहीं है। आपकी परिभाषाओं से वे नीतियां बन सकती है जो शोषणकारी हो सकती है, क्योंकि आपका मकसद, आपकी परिभाषाओं का मकसद है, और वो क्या है कि अपने नेशन को वेल्थ दो, यानी वेल्थ यानी धन कमाना। आपके नेशन का जो है, राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। धन कमाना हर राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन वो धन का उद्देश्य जो है जन कल्याण के काम में लगे, जन कल्याण। तो इन्हीं को देखते हुए आगे चल करके एक और व्यक्ति आए, एक और महान अर्थशास्त्री आए, और उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था, अल्फ्रेड मार्शल। और उन्होंने जो है, जो इनमें कमी थी उनको दूर करने की कोशिश करी। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब आए, क्या है, अल्फ्रेड मार्शल साहब। क्या सर मुझे ये सारे नाम याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये सारे नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझ चाहिए आपके अंदर। और जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो समझ पैदा कैसे होगी? तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, और यूपीएससी हमसे समझ चेक करना चाहता है। तो आप आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहीं से तो रेफरेंस लेंगे ना। तो इसलिए जानना ज़रूरी है या नहीं है, कि नाम बस ऐसे ही है ताकि एक निरंतरता बनी रहे। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब आए और उन्होंने अर्थशास्त्र को जो है, अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ा, जन कल्याण से जोड़ा, वेलफेयर से जोड़ा, और अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा, कल्याण का विज्ञान कहा। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा। इसकी परिभाषाओं में वे जो है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को कहा कि नहीं, केवल धनी लोगों की बात आप नहीं करेंगे, केवल धनी लोगों की बात नहीं करेंगे, आप इनमें उन सभी को शामिल करेंगे, उन सभी को शामिल करना चाहिए जो जिनके पास धन नहीं है, वो भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। बिल्कुल जन कल्याण के साथ जोड़ करके इन्होंने जो है एक अच्छी पहल करी, सुधार करा। क्या करा? परिभाषाओं में जो है उन्होंने क्या करा? सुधार करा, है या नहीं है? तो जब सुधार करा तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को कल्याण के साथ जोड़ दिया, है या नहीं है, कि मकसद जो होना चाहिए, धन तो कमाइए, धन जरूरी है, हर बिना धन कमाए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन धन का उद्देश्य कल्याण में होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे ठीक है। लेकिन इनके भी जो है, इनके भी कुछ आलोचनाएं हुई, इनकी परिभाषाओं में आलोचना हुई कि इन्होंने उन कमियों को तो दूर किया जिनकी बात जो है एडम स्मिथ साहब के परिभाषाओं में नहीं थी। जैसे कि इन्होंने कल्याण की जो है बातें उनकी परिभाषाओं में तो नहीं थी, लेकिन जो इन्होंने कल्याण की बात करके उन कमियों को तो दूर किया, लेकिन उनकी परिभाषाओं में एक और कमियां थी कि उन्होंने सिर्फ भौतिक पहलुओं को ध्यान दिया, और आपने भी अपनी परिभाषाओं में केवल भौतिक पहलुओं को ध्यान में रखा, अभौतिक पहलुओं को आपने भी इग्नोर किया। किसको? इन्होंने जो है आलोचना अगर बोली जाए क्यों करी, तो इन्होंने भी जो है अभौतिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए, परिभाषाएं तो इन्होंने बहुत अच्छी दी कि अर्थशास्त्र को इन्होंने कल्याण से, वेलफेयर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? वेलफेयर से जोड़ दिया, लेकिन अब भौतिक पहलुओं को इन्होंने भी जो है ध्यान में नहीं रखा। आगे चल करके सर रॉबिन साहब आए, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, निरंतरता के लिए बस, ताकि आपको समझ आ जाए, है या नहीं है। मैं कभी भी क्लास लेता हूँ, मैं कभी भी जो है क्लास लिया हूँ या लेता हूँ, तो मेरी एक आदत होती है कि फैक्ट और तथ्य फैक्ट और आंकड़ों के आधार पर ही अपनी बात करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से कही गई कोई भी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहा हूँ। मैंने जो समझा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अपने अंदर थोड़ी बहुत डेवलप की है, थोड़ी बहुत, है या नहीं, एक समुंदर है हमारे अंदर, तिनका सा ज्ञान है, बस जो मैंने समझा है उसी को बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ, है या नहीं है। तो बात अगर एक जो है रेफरेंस के तौर पर की जाए तो उसके अंदर वजन बढ़ जाती है, उनके अंदर वजन बढ़ जाती है। तो सर रॉबिन साहब आए,
और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को दुर्लभता किसके साथ, अर्थशास्त्र को जो है इन्होंने किसके साथ जोड़ा, इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को इसने क्या कहा, अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा। क्या कमाल की परिभाषा दी। और इस व्यक्ति ने पहली बार अर्थशास्त्र को सीमित संसाधनों के साथ जोड़ा। अर्थशास्त्र को किससे जोड़ा, अर्थशास्त्र को सीमित संसाधनों के साथ जोड़ा। किसने जोड़ा, तो वो है अल्फ्रेड सर रॉबिन्सन। कमाल का डेफिनेशन इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा जो बात हमने क्लास के स्टार्टिंग में करी वो इन्हीं, और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा इन्हीं की है। अभी हम लिखवाएंगे इन्होंने क्या परिभाषा दी है ना, सरल शब्दों में, है ना। अगर देखा जाए तो बहुत हम सरल शब्दों में जो है इनकी परिभाषाओं को करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो सर रॉबिन्सन साहब ने कहा, और इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा। अब ये दुर्लभता का मतलब क्या है सर, दुर्लभता है आपका सीमित संसाधन। दुर्लभता क्या है, दुर्लभता है आपके पास सीमित संसाधन है। क्या है, आपके पास है सीमित संसाधन। और इस सीमित संसाधनों का, मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी है, आपके पास उस लकड़ी तो है लेकिन उसका यूज तो बहुत सारा है। आप उसका इस्तेमाल खाना बनाने में कर लो, चेयर बनाने में कर लो, स्कूल के बच्चों के लिए जो है डेस्क बनाने के लिए कर लो, या घर में अलमीरा बनाने के लिए कर लो, या और भी कोई फर्नीचर बनाने के लिए कर लो, या कुछ भी किसी में भी कर लो। तो लकड़ी है लेकिन उसके बहुत सारे यूज तो है। अब आपको निर्णय लेना है, अब आपको डिसीजन लेना है कि उस लकड़ी का जो सीमित संसाधन है मैं उसको किस तरीके से कहां उसका यूज करूं ताकि मेरे अंदर एक बेहतर से बेहतर मुझे संतुष्टि प्राप्त हो सके। ये है असल इनके डेफिनेशन का मतलब। या अगर आप सरकार है, अगर सरकार के स्तर पे अगर आप सोचिए, तो सरकार के लिए जो है हथियार खरीदना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर सरकार हथियार ना, और बच्चों के स्कूल के लिए कुर्सी बनाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्सियाँ जो है या डेस्क जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब सरकार यहाँ पे चयन करेगी कि सरकार पहले किसको प्रायोरिटी देगी, हथियार को देगी या बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जो कुर्सियाँ उनको देगी। सरकार के लिए दोनों आवश्यक है। देश की सुरक्षा है तो बच्चों के लिए देश की शिक्षा भी तो है। बिना शिक्षा के कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो अब सरकार के सामने यहाँ पे चयन की समस्या आ गई। इन चयन की समस्या का समाधान अर्थशास्त्र इनकी परिभाषाओं से देता है नहीं, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। और अगर आसान शब्दों में इनकी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करिए तो अब आपके पास देख लीजिए कि आपके पास जो है गेहूं का उत्पादन करना है और कपड़े का उत्पादन करना है, और दोनों का उत्पादन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गेहूं का उत्पादन, अगर गेहूं की मांग बढ़ेगी तो गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा, और अगर कपड़ों की मांग बढ़ेगी तो कपड़े का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन संसाधन दोनों सीमित है, गेहूं भी सीमित है, कपड़ा भी सीमित है, गेहूं भी सीमित है, ये दोनों मेरे लिए सीमित है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर गेहूं की मांग बढ़ गई तो इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कपड़े के उत्पादन में कटौती करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही संसाधन क्या है, सीमित है। अब हमें जो है अपना निर्णय क्या लेना है कि मुझे किस चीज का चयन करना है। तो ये जो डेफिनेशन जो है उनके परिभाषाओं से झलकती है। सर रॉबिन्सन बहुत अच्छा जो है इन्होंने कोशिश किया, लेकिन इनकी परिभाषाओं को जब अभी हम देखेंगे तो इन्होंने जो है जन कल्याण को मानव व्यवहार से जोड़ दिया। इन्होंने कल्याण की बात नहीं करी अपने परिभाषाओं में। इन्होंने किनकी बात करी, मानव व्यवहार से जोड़ दिया कि मानव व्यवहार उस स्थिति में क्या होगा। अगर आप इसकी परिभाषाओं को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषाओं को नोट करिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अर्थशास्त्र क्या है। परिवार अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों एवं विभिन्न वैकल्पिक उपयोग के लिए
उपयोग के लिए सीमित संसाधनों से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका इस्तेमाल आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने पक्षों को और मजबूत करने के लिए इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा ये है ना, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है या नहीं है? समय के अर्थशास्त्र इतना बड़ा व्यापक विषय है ना, इतना बड़ा व्यापक विषय है कि उसको एक परिभाषा में समेटना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। सभ्यता का विकास होता चला गया, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा बदलती गई। नियम है ये, ऐसा नहीं है कि ये परिभाषा इन्होंने बोल दिया और ये अटल हो गई सदा के लिए, नहीं। हालात बदलेंगे, सभ्यताएं बदलेंगी, है ना। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था अपना रूप बदलेगा, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं उसी के हिसाब से गढ़ी जाएगी। और सर रॉबिन जैसे, एडम स्मिथ जैसे और अल्फ्रेड मार्शल जैसे सर जैसे विद्वान और इस धरती पे आएंगे और अलग अलग परिभाषाएं देंगे, है या नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि ये ही निश्चित हो गया, ऐसा निश्चित नहीं हुआ। पर आप देखिए इनके परिभाषाओं में क्या है कि उन्होंने जो है विभिन्न उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य का मतलब क्या है सर? उद्देश्य का मतलब समझाइए, उद्देश्य का मतलब क्या है? उद्देश्य का मतलब है आपकी आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताएं। उद्देश्य क्या है? आपकी आवश्यकताएं, और इन आवश्यकताएं और उनका वैकल्पिक प्रयोग, विभिन्न वैकल्पिक, इन आवश्यकताओं का हमें प्रयोग करना है, वैकल्पिक प्रयोग करना है ना। वैकल्पिक प्रयोग वही कि हमारे पास दोनों है, या तो कपड़ा बनाओ या गेहूं का उत्पादन करूं, या तो हथियार का जो है उत्पादन करूं, या तो फिर बच्चों के स्कूल के लिए कुर्सी या किताबों का उत्पादन करूं। अब मुझे वहां पे चयन करना है, वैकल्पिक उपयोग करना है, किनके माध्यम से? सीमित संसाधनों के माध्यम से। और मैं इसका किस प्रकार से यूज करूं, किस प्रकार से मैं इसका उपयोग करूं ताकि मुझे क्या हो सके? संतुष्टि प्राप्त हो सके। इन्हीं मानव व्यवहार का, मानव क्या चुनेगा अपने लिए, मानव क्या चुनेगा, उन्हीं का अध्ययन इनके परिभाषाओं में बताया गया, उन्हीं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहा गया है। यही है बस, सबसे जो है प्रसिद्ध परिभाषाएं जो है वो यही दी जाती है, इन्हीं की दी जाती है या नहीं है? तो इन्होंने जो है बस एक ही कमियां रह गई कि इन्होंने जो है जन कल्याण की बात न करके मानव व्यवहार की बात इन्होंने जो है अपनी परिभाषाओं में की, है या नहीं है? तो अब ये देखिए, क्या मेरे को ये सब इंपॉर्टेंट नहीं भाई, समझ, सिर्फ समझ के लिए है। आप इसको इग्नोर करके आगे चल रहे हैं ना, विषय में मजा नहीं आएगा आपको। छोड़ करके आप सोच रहे हैं कि अगला लेक्चर हम सुन लेते हैं, जब ये हमारे काम ही का नहीं है, काम का है। जब तक अभी ये आपका क्या हो रहा है, फाउंडेशन तैयार हो रहा है, फाउंडेशन आधारभूत समझ आपके इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन को मजबूत करता है। जब तक पिलर मजबूत नहीं रहेगा, आप कितना भी माला नहीं चढ़ा सकते, माला ध्वस्त हो जाएगा अगर फाउंडेशन कमजोर होगा। फाउंडेशन कमजोर नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन कमजोर नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन कमजोर नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन ये जो शुरू के पहला 2 या 3 लेक्चर होगा ना, आपकी फाउंडेशन को मजबूत कर देगा, इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन को आपकी मजबूत कर देगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस टॉपिक पे आधारभूत समझ पे जो है यूपीएससी सवाल कम बनाता है, उसको पता है कि सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, है ना। कहीं ना कहीं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं तो पढ़ के ही जाता है, उसके तो खून में ये सारी चीजें होता है या नहीं है? तो आपके भी होना चाहिए, जो सब सीरियस कैंडिडेट आप भी तो हैं, आपके भी खून में सारी चीजें होना चाहिए। बेशक यहाँ से सवाल कम यूपीएससी पूछता है, मैथ देता है, लेकिन स्टार्ट और जर्नी तो यहीं से स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट स्टेशन तो आपका यही है, आपकी गाड़ी यहीं से चलेगी, तभी तो अंतिम स्टेशन तक पहुंचेगी। तो पहला स्टेशन तो आपको चलना ही पड़ेगा, गाड़ी यहीं पे है, यहीं पे रुकी हुई है, यहीं आपको बैठना है, तभी तो आपकी सवारी आगे बढ़ेगी, तभी तो आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, तभी तो आप अपने सपने को पूरा करेंगे। इसलिए मजबूती के साथ इसको पकड़िएगा, मजबूती के साथ इसको पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आगे चल करके अब इतना ही है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन बातें बतानी थी वो बताना। आगे चल के अर्थशास्त्र को, आगे चलकर अर्थशास्त्र को समृद्धि एवं विकास के साथ जो विकास का विज्ञान कहा गया। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो अर्थशास्त्र को समृद्धि और विकास के साथ जोड़ दिया गया, है या नहीं है? तो ये आगे चल करके जो है
इन पे जो है परिभाषाएं बनाई गई है ना। तो अब ये बात है और ये भी सही है। तो अब हम ये देखते हैं कि जितने भी अर्थशास्त्र से संबंधित जिन जिन लोगों ने जिन प्रसिद्ध जो परिभाषाएं थी वे हमने देख ली है। हालांकि मैंने अभी आपको निश्चित रूप से क्या एक परिभाषा क्या नोट करें वो अभी मैंने नहीं लिखवाई है, मैं क्लास के अंत में लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? अंत में लिखवाऊंगा। आज का एजेंडा जो मैं उद्देश्य लेकर के आऊंगी, जितना मुझे पढ़ाना है उतना तो आज मैं पढ़ा करके जाऊंगा। तो मैंने जो वो बता दिया है, लेकिन उससे पहले उन परिभाषाओं को समझने से पहले तभी तो हमारे कंसेप्ट बनेंगे। उससे पहले अर्थशास्त्र की शाखाएं है ना, अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? अर्थशास्त्र की शाखाएं उनको पढ़ लेते हैं ना, ब्रांचेस है ना। तो इनकी 2 ब्रांच है ना, प्रसिद्ध 2 ब्रांच है अर्थशास्त्र की। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, कभी ना कभी तो सुना होगा, है या नहीं है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 2 ब्रांच है इनकी। हम इन दोनों के अंतर्गत अर्थशास्त्र को समझते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो होता है ना, अर्थशास्त्र एक ग्रीक वर्ड है, ये मैंने बताना रह गया था मेरा। अर्थशास्त्र एक ग्रीक वर्ड है जो ओइकोनोमिया इनसे मिलकर के बना है। ग्रीक वर्ड है अर्सा ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग्स। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना। यानी जो है घरेलू काम की वस्तुएं जो भी होती है, घरेलू जरूरत की वस्तुएं को कहा जाता है। और इकोनॉमिया का मतलब होता है, इन्हीं से बना है, इकोनॉमिक्स वर्ड बना है ना, इकोनॉमिक्स वर्ड बना है, हिंदी में तो हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द है जो इकोनॉमिया से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग, है ना। घरेलू काम की वस्तुओं की, चीजों की, जरूरत की चीजें को हाउस होल्ड थिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। अब यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र और यह है समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी छोटा, माइक्रो। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? माइक्रो, छोटा, सूक्ष्म, है ना। समष्टि का मतलब होता है व्यापक, बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, व्यापक, है ना, बड़ा, है ना। समष्टि मैक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। इस तरह से समझिए कि पूरा ब्रह्मांड है, असंख्य वहां पे क्या है? ग्रह हैं, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी चीजें है ना, ग्रह, उपग्रह, सारी चीजें, धूमकेतु है, बहुत सारी चीजें, उल्का पिंड वगैरह असंख्य है या नहीं है। और उनमें से हमारा छोटा सा एक पृथ्वी भी है ना, पृथ्वी। तो ये पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन समष्टि और उनमें से केवल पृथ्वी का अध्ययन व्यष्टि। मतलब ये हो गया कि आप इसको इस तरह से समझिए कि पूरी, एक और उदाहरण से, कि पूरी देश की जनता है, पूरा देश की जनता है, पूरी देश की जनता है। अगर इस पूरी देश की जनताओं के आर्थिक क्रियाओं का समग्र अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, और इन्हीं में से एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक बाजार, है ना, यानी व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन, है ना, इनका अध्ययन कहाँ किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है यानी अगर आप देखें कि ओवरऑल इन सब के अंदर, है ना, समग्र जनताओं का, अगर समग्र जो है उपभोक्ताओं का, उत्पादकों का, है ना, इनका अध्ययन अगर हम कहाँ करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक बाजार, यानी व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन कहाँ किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है? उसके आर्थिक निर्णयों का, है ना, जो उनकी आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान वो किस प्रकार से करता है। अगर पूरे देश की जो है समस्याओं का समाधान, आर्थिक समाधान अगर आपको समझना है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है ना। और एक परिवार, एक व्यक्ति का जो अगर आपको अध्ययन करना है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना है। तो पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, है ना, पहले बस फर्क आपको इतना ध्यान रखना है या नहीं। तो अब आप ये देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है
है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है भाई, एक परिवार की बात की जाती है, एक व्यक्ति की बात की जाती है, यानी पूरे देश के 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ से अधिक जनता है, उनमें से एक व्यक्ति को निकाल लिया गया। किसको निकाल लिया गया? एक व्यक्ति को निकाल लिया गया और उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया और उनके बाद जो आपने जो है रिजल्ट बनाया उन्हीं के आधार पे जो नीति बनाई जाती है, उन सभी का अध्ययन जो है कहाँ किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जिसमें एक व्यक्ति एक परिवार की बात की जाती है, या एक फर्म का मतलब दुकान, उनकी बात की जाती है। तो अब एक व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? एक व्यक्ति या तो एक उत्पादक हो सकता है, एक व्यक्ति एक उपभोक्ता भी हो सकता है या नहीं है? तो एक उत्पादक भी हो सकता है और एक उपभोक्ता भी हो सकता है। तो अब ये उत्पादक और उपभोक्ता कौन होता है या नहीं है? उपभोक्ता कौन हो रहा है ना? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक उत्पादक हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप जो है समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? एक उत्पादक हो गया। और आप पढ़ रहे हैं तो आप उपभोग कर रहे हैं हमारी सेवाओं का, हमारी सेवाओं का आप क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए? एक उपभोक्ता हो गए, है या नहीं है? एक उपभोक्ता हो गए और मैं एक उत्पादक हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक उत्पादक और एक उपभोक्ता का अध्ययन जो है जहां किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो एक उपभोक्ता क्या कहेगा? एक उपभोक्ता क्या उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एक उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा और एक उत्पादक का व्यवहार क्या होगा, एक उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा, एक उत्पादक का व्यवहार क्या होगा, है या नहीं है? तो एक उपभोक्ता क्या व्यवहार करेगा? एक उपभोक्ता क्या व्यवहार करेगा? वो चाहेगा कि कम से कम कीमत में अधिक से अधिक संतुष्टि, कम से कम कीमत में अधिक से अधिक संतुष्टि। और एक उत्पादक क्या चाहेगा? अधिक से अधिक कीमत मिले ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। बस यही है, इन्हीं चीजों को समझना है। एक उपभोक्ता क्या चाहेगा? अब मैं एक उपभोक्ता हूं, मान लीजिए मैं उपभोक्ता हूं, मुझे मार्कर लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो एक अगर मार्कर है और मैंने बोला भैया बाजार कितने का मार्कर है? बोला 30 रुपए का है। बहुत महंगा है, कल तो मैं 20 रुपए का ले गया था, आज 30 रुपए कैसे हो गया? बोला नहीं भैया 30 रुपए का मिलेगा। तो मैं कहूंगा चलो आज एक ही दे दूं, एक ही है। तो मैंने क्या करी? अगर इनकी प्राइस बढ़ गई, इस मार्कर की प्राइस बढ़ गई, तो मैंने अपनी डिमांड कम कर दी। फिर अगले दिन गया, बोला क्या भैया मार्कर की प्राइस कम हो गई। मतलब कितनी हो गई? अब बस 10 रुपए या 5 रुपए, 10 रुपए। बोला 5 तो 10 रुपए में मार्कर मिल रहा है। बोला हाँ। तो अब क्या हुआ? प्राइस कम हुआ और मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी। मैंने बोला 3 दे दो, आज 3 दे दो, क्या पता कल जो है, क्या पता कल कीमत बढ़ जाए और फिर मुझे जो है उतनी संतुष्टि प्राप्त ना हो सके। तो मैंने क्या करा? अपनी सीमित आय में ये कोशिश, एक उपभोक्ता व्यवहार ऐसे ही करता है। कभी भी देखिएगा आप सोच रहे हैं कि मैं कोई वस्तु खरीदूं, तो आप ई कॉमर्स मार्केट पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप सबसे पहले वहां प्राइस चेक करते हैं और फिर अपना बजट को देखते हैं। तो प्राइस और बजट जो आपसे मेल खा जाता है तभी आप डिमांड करते हैं, अदरवाइज आप डिमांड नहीं करते हैं। तो ये क्या है? अपना व्यवहार। आप एक उपभोक्ता के तौर पे सोचिए, आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कम से कम प्राइस में मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है या नहीं है ना? अब आपने कभी सोचा है कि देश के अंदर टमाटर की कीमत बढ़ जाती है तो देश में उबाल क्यों हो जाता है? कभी सोचा है? तो आपको एक उपभोक्ता के स्तर पर सोचना है कि उपभोक्ता हमेशा व्यवहार करेगा कि प्राइस कम होना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। महंगाई बढ़ती है, खून खौल उड़ जाता है देश की जनता का और सरकार गिरा देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। 2 बातें याद हो गई। अब अगली बात आप देखिए कि एक उत्पादक क्या कहेगा, एक उत्पादक क्या सोचेगा। एक उत्पादक सोचेगा कि भैया आज अगर प्राइस ज्यादा है ना तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, पूर्ति ज्यादा करूंगा। तो पूर्ति का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, प्राइस, ये सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मांग का सिद्धांत, कीमत, पूर्ति का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आ रही होगी। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार कोई भी नीति बनाएगी ना तो सबसे पहले वो जाकर के सर्वे करवाती है। कहाँ पे? कि जाओ एक उत्पादक और एक उपभोक्ता क्या सोच रहा है, क्या किस चीजों की जो सोच रहा है, उसी के आधार पर बड़े लेवल पे यहाँ पे नीति बनती है। बजट जो तैयार होता है ना, बजट, तो पहले यहाँ अध्ययन होता है, इस स्तर पर अध्ययन होता है, तब जाकर के समष्टि स्तर पर सभी के लिए क्या बनाई जाती है? बजट बनाई जाती है। यही है, बस यही है, अभी हम समझेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि एक उत्पादक है तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं आपको सेवा दे रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा? मेरे सेवा की अधिक से अधिक मुझे कीमत मिले तो मैं और खुश हो जाऊंगा,
है या नहीं? और क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। एक क्लास दे रहा हूं, एक क्लास के मुझे जो है 6,000 रुपये मान लीजिए कि मुझे मिल रहे हैं, है ना, 6,000 रुपये मिल ही जाते हैं, है ना, 6,000 रुपये मिल रहे हैं एक क्लास के, ठीक है। तो 6,000 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे, अगले दिन अगर मुझे 8,000 रुपये मिल जाए ना, 8,000 रुपये मिल जाए तो आज मजा आ जाएगा, है या नहीं? आज मजा आ जाएगा, आज 4 आइसक्रीम जो है ज्यादा ले जाऊंगा घर पे। क्यों ले जाऊंगा? तो एक उत्पादक के स्तर पर क्या सोचूंगा कि प्राइस ज्यादा मिलेगी, उस दिन मन बहुत अच्छा लगता है, दिल बड़ा खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ज्यादा प्राइस मिली तो ज्यादा मैंने सप्लाई की, ज्यादा मैंने सेवाएं दी, है या नहीं? है ना? तो अगर मेरे सेवाओं की, मेरे वस्तुओं की कीमत अगर मुझे ज्यादा मिलने लगे तो मैं अपना प्रोडक्शन क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। लेकिन उपभोक्ता उसके विपरीत सोचता है, उपभोक्ता उसके विपरीत सोचता है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए कि अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मान लीजिए सप्लाई कम हो गया, अगर सप्लाई कम हो गया तो क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका सीधा असर पड़ता है रोजगार पर। भाई सप्लाई कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, तो अब उत्पादक क्यों रखेगा किसी को, वो काम से हटा देगा उन लोगों को जिनकी जरूरत नहीं है। अब वो सब हो गए बेरोजगार, अब उनके पास हो गए बेरोजगार, तो उनके पास पैदा हुआ आय का संकट, और उनके पास पैदा हुआ आय का संकट तो छा गई उसके ऊपर गरीबी, छा गई क्या, गरीबी। ये ध्यान रखिएगा, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सरकार हमेशा चाहेगी कि उत्पादक वर्ग को खुश रखा जाए, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, है ना, इसको खुश रखा जाए, तो प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और इसी से संबंधित जो मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति कहां बनाई जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो देखिए दोनों एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों कितना कॉम्बिनेशन है दोनों का, है या नहीं है? तो यहाँ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका सीधा जो है प्रभाव समष्टि पे पड़ेगा, उसी के अंतर्गत जो है निर्णय यहाँ लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आप यहाँ किसके बारे में पढ़ते हैं, कीमत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहाँ किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो मांग के सिद्धांत का अध्ययन यही होता है, पूर्ति के सिद्धांत का अध्ययन यही होता है, बाजार, एक बाजार का अध्ययन यही होता है, यहाँ ही कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है ना, प्राइस का सारा अध्ययन यही किया जाता है। और जब यहाँ अध्ययन हो जाता है तो अब यहाँ किस चीज का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की ही नहीं जाती। यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की बात कभी भी की नहीं जाती है, बात की जाती है समग्र की, एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग की बात की है। यहाँ सिर्फ मांग की बात की जाती है और यहाँ समग्र मांग की बात की जाती है या नहीं है? कि हमारे देश की जनता की मांग क्या है या नहीं है? हमारे देश की जनता की मांग क्या है उस पर बात की जाती है। किसके अंतर्गत, जो है समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ राष्ट्रीय आय की बात की जाती है। राष्ट्रीय आय का मतलब अगर मेरे परिवार में एक आदमी है तो मेरी आय मान लीजिए कि 100 रुपए और 10 लोग हैं तो 100 को 10 से गुना कर दीजिए, 1,000 रुपए पूरे परिवार की आय हो गई। तो परिवार की आय, उसी तरह देश की आय निकाल जाती है, सारी जनता की आय को, सबकी आय को जोड़ दो, सारी आय को जोड़ दोगे तो आपको राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो क्या उसको अध्ययन आप यहाँ करेंगे? नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में बजट का अध्ययन किया जाता है, यहाँ समग्र मांग का अध्ययन किया जाता है, समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। क्या है ना, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहीं पे बात की जाती है भुगतान संतुलन की, यहीं पे बात की जाती है, सारे जो है आपका सारी टॉपिक जो है वो यहीं आ जाती है, बड़े बड़े। बेरोजगारी की बात यहीं की जाती है ना, बेरोजगारी का फर्क यही है, गरीबी की बात यहीं की जाती है, सारे कंसेप्ट यहाँ आकर के ये सारे समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं, है या नहीं है? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों का कंप्लीट अध्ययन होकर के अगर आप कर लेते हैं तो आपने किसका अध्ययन कर लिया? अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया। किसका अध्ययन कर लिया? अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या समझें ओवरऑल कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ अर्थशास्त्र की इन सब के आधार पर आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला अर्थशास्त्र की परिभाषा। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा है ना, की परिभाषा, ठीक है, क्या लिखेंगे, है ना? तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान का विषय है, वह सामाजिक विज्ञान का विषय है, का विषय है जिसके अंतर्गत दुर्लभ संसाधनों का कुशलतापूर्वक
कुशलतापूर्वक उपयोग कर व्यष्टि से, व्यष्टि यानी छोटे स्तर, सूक्ष्म स्तर, व्यष्टि से समष्टि स्तर तक अधिकाधिक क्या प्राप्त किया जा सके, अधिकाधिक संतुष्टि की प्राप्ति की जा सके या उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, संतुष्टि की प्राप्ति की जा सके। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है अर्थशास्त्र। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मैंने जो है आपको बताई है अर्थशास्त्र की, है ना। तो आज हमने जो है इतने बड़े विषय का जाना है, छोटे से स्तर पे, है ना, छोटे से मामूली से स्तर पे हमने बस आज परिभाषाएं समझी है या नहीं। तो कल की कक्षा में आधारभूत समझ के अंतर्गत, बेसिक समझ के अंतर्गत सारे आर्थिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना, चतुर्थ, पंचम, जितने भी है वो सारे आर्थिक क्षेत्र कल हम कवर करेंगे। और मैं आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है उनके विषय में कल की क्लास होगी। कल की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए कल की क्लास ज़रूर जो है देखिएगा, मिस मत करिएगा। इन्हीं के साथ जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत की है। आई होप आपको इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी दोनों हम पढ़ रहे हैं ना, अर्थशास्त्र को, है ना, अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, इकोनॉमिक उसका अप्लाइड है, तो दोनों को समझना है। हमें भारतीय अर्थव्यवस्था समझना है तो पहले बुनियादी चीज़ों को तो समझ ले। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं एक शुरुआत करूँ, देखूँ जो भी मेरे अंदर जो है आधा अधूरा, है ना, कम ज्ञान है ना, जो भी ज्ञान है ना, छोटा सा ज्ञान है, मैं सोचा कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। आई होप आज की कक्षा आप सभी को समझ में आई होगी। इन्हीं सभी के साथ आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।